अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अगेन फर्दर डे के जो क्वेश्चंस आए थे ई कैट 2025 में ओरिजिनल क्वेश्चंस उनकी डिस्कशन करते हैं और स्पेशली ये बहुत हेल्पफुल होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2026 के लिए अप्लाई किया है। पॉइंट भी पॉसिबल कि इस डिस्कशन के थ्रू एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन आ जाइए, इससे मिलते जुलते कोई भी इंफॉर्मेशन या शॉर्ट ट्रिक्स या जस्ट उससे मिलती जुलती कोई टेक्निक आ जाए जिससे वहाँ पे सॉल्व करने में क्वेश्चंस को हमारे लिए बहुत आसानी हो जाए। तो आइए देखते हैं इन विच केस नो वर्क इज डन, किस में वर्क बिल्कुल नहीं होता है। राइटिंग ऐसे होना, पेपर जारी बात आप लिख रहे हैं उसमें आप फोर्स भी लगा रहे हैं और साथ साथ लिखते भी जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं होगा। पुश अ कार टू स्टार्ट, जब कार को पुश करते हैं स्टार्ट करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल नहीं है। लिफ्टिंग द वेट, वेट को लिफ्ट करना, जारी बात है वर्क कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या रेफरेंस फोर्स कौन सी है उसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरा कंडीशन लग रही है मून ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। तो ऑर्बिटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब है जब एक रोटेशन आपको पता कंप्लीट हो जाती है तो वर्क क्या हो सकता है, वो जीरो हो जाएगा। सो करेक्ट प्रेफरेबल आंसर जो है इन ऑप्शन में वो कौन सा बनेगा, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या आया। इफ द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटेलिक वायर द हीट प्रोड्यूस विल बी डबल, हीट को डबल करना है तो पहले इससे पहले हमें रिलेशन का पता होना चाहिए, फिर हमें इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, यानी कि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कह दें, या वर्क हीट, एंड हीट भी तो एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके पास हीट की बात की जाए तो जनरली पावर इनटू टाइम बनता है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला लगेगा, बात की जा रही है वोल्टेज की, तो रिलेशन लगना जी वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये आपके पास फॉर्मूला लगेगा। तो हीट विल बी डबल। तो जब मैंने ऑप्शंस को देखा है तो वहां पे रेजिस्टेंस कोई ऐसी टर्म नहीं आ रही, बार बार क्या लिखा आ रहा है, लेंथ आ रहा है या रेडियस आ रहा है। तो इसका मतलब है इस फार्मूले को मुझे थोड़ा सा और एलेबोरेट करना पड़ेगा कि ताकि आर भी आ जाए और उसमें एल भी आ जाए। अगर आपको आइडिया हो इसमें, तो रेजिस्टेंस जो है इसका रिलेशन हम पढ़ते हैं रो एल ओवर ए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास हीट का क्या बनेगा, वी स्क्वायर एज इट इज, ये बनेगा जी रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम एज इट इज वैसे रहेगा। अब देखिए आर स्क्वायर ऊपर आ जाए तो ये प्रॉपर शेप बनेगी दैट इज वी स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर ओवर रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंटू टाइम। तो ओवरऑल अगर मैंने जब ऑप्शंस को देखा तो मुझे लेंथ और आर ही मिल रहे हैं, तो पहले तो आइडिया लगा लें कि हीट का एक्चुअल डायरेक्ट रिलेशन अगर आप गौर करें आर स्क्वेयर से है और लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स है। अब हम डिसाइड करते हैं कि जी हीट जो है वो डबल कैसे होगी। तो व्हाट डू यू थिंक, किससे आपका ये आंसर निकल सकता है? ऑब्वियसली लेंथ एंड आर बो, यानी कि आर रेडियस और लेंथ दोनों डबल हो जाए। देखते हैं, चेक करते हैं। न्यू हीट दैट इज इक्वल टू द, अगर इसको भी 2r करें, ये ऊपर स्क्वायर है, ये अगर आप 2l कर दें तो न्यू हीट क्या बनेगा, ये 4r स्क्वायर ओवर आएगा 2l, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, दैट विल बी इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल और 2 मल्टीप्लाई बाय जो पहले वाला रिलेशन था हीट का वो आ जाएगा। सो एग्जैक्टली चार्ली ऑप्शन के लिए हमारी जो कंडीशन है वो क्वेश्चन की वो सेटिस्फाई हो रही है। तो करेक्ट आंसर आपके पास एल एंड आर डबल। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कनेक्ट्स, बहुत सिंपल सा ही है। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो किसको कनेक्ट करता है, एज यू नो दैट फोर्स और क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो इसमें तो सोचने की फर्दर कोई बात ही नहीं है। आगे देखते हैं, इफ देयर आर टू सफेयर्स ऑफ सेम रेडियस एंड मास ऑफ द होलो सफेयर, ये देखें जी होलो सफेयर है एंड सॉलिड सफेयर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे यू नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल सा रिलेशन जो पढ़ रहे होते हैं हुप लाइक टाइप, वो है एम आर स्क्वेयर। अब देखते हैं शेप कौन कौन सी है, यहाँ पे सफेयर है और एक होलो सफेयर है, तो उसके लिए दो वैल्यूज जो है वो आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। होलो सफेयर का होता है दैट इज 2/3 एम आर स्क्वेयर और इसके लिए होता है 2/5 है। एज यू नो दैट 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5, तो किसका फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ है? ऑब्वियसली जो आपके पास होलो सफेयर है। सो यहां पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज होलो सफेयर, क्योंकि मैक्सिमम का ही पूछा गया था। आगे चेक करते हैं कि क्वेश्चन ई कैट के अंदर किस टाइप के आए।
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, द शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स जब एक्ट करती है तो ये यानी कि वही बात आ गई, स्मॉल वेरी स्मॉल इम्पैक्ट की बात आ गई। तो ये वर्डिंग कभी जानी पहचानी कहीं हमने यूज की है? एग्जैक्टली की है, क्यों नहीं की है? और वो टॉपिक था, याद होगा आपको, इंपल्स की। और वहीं पे जो फोर्स आती है फॉर अ वेरी शॉर्ट इम्पैक्ट के लिए, फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, दैट इज नॉन एज द इंपल्सिव फोर्स। सो आंसर यहां पे बनता है ए, करेक्ट आंसर इंपल्सिव फोर्स का। आगे चलते हैं जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेंटेन और अनचेंज्ड विद नो यूज ऑफ फोर्स। ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है, लेकिन इसमें कहा यही आता है कि विद नो यूज ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी चीज इनमें से मेंटेन हो सकती है? क्या लीनियर मोशन है? लीनियर मोशन मेंटेन रह सकता है विदाउट द फोर्स है? या जनरल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रह सकता है, वर्ड ये विदाउट फोर्स है? तो देखते हैं इसमें क्या है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए लुक एट दैट प्रॉपर्ली। अल्फा ऑप्शन को देखते हैं, लीनियर मोशन चेक करते हैं। इफ लीनियर मोशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हुआ ये, तो इसमें आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा वाली ऑप्शन हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करी, और यही कहा था फोर्स जीरो हो ना लगे लेकिन वो मोशन डिफाइन हो रहा है, या वो ऑप्शन कौन सी डिफाइन होगी? तो पहली तो सेटिस्फाई हो गई है जी। आगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है यानी कि विदाउट? भाई सिंपल सी बात है, फोर्स का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जनरली आप किससे रिलेट करते हैं? एक्सेलरेशन से। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या है तो ऑब्वियसली फोर्स भी होगी। तो ये कैसे हो सकता है फोर्स ना और एक्सेलरेशन हो? तो ये तो हो गया गलत। यूनिफॉर्म डीसेलरेशन लफ्ज फिर वही बात आ गई, डीसेलरेटेड है तो रिटार्डेड फोर्स का वर्ड भी साथ आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चेंज इन मोमेंटम देखते हैं भाई, देखिए चेंज इन मोमेंटम, यू नो दैट फोर्स क्या था? दैट वाज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो अगर एफ जीरो हो जाए तो फिर मोमेंटम भी नहीं होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मोमेंटम रहे लेकिन भाई फोर्स जीरो है? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। सो करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही बनेगा हमारा, दैट इज अल्फा विच इज अ लीनियर मोशन। आगे चलते हैं, व्हेन हीट प्रोड्यूस इन अ वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बिल्कुल अभी हमने सवाल किया उससे मिलता जुलता फिर आ गया। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, तो मेरे ख्याल से अभी हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है, H इज इक्वल टू क्या था? वी स्क्वायर ओवर, चले एक बार मैं रिलेशन लिख देता हूं, दैट इज आर इंटू टी। अब आर जो है वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ और रेडियस भी कह दें तो वो आपके पास, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, वी स्क्वायर ओवर रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी है, या इन टर्म आप कह दें कि दैट इज वी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारा कंसर्न लेंथ के साथ है, तो लेंथ के साथ, सॉरी, ये लेंथ के साथ इसका जो जनरल रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? इनवर्स ही बनेगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर लेंथ डबल हो जाए तो हीट क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली वो हाफ हो जाएगी, बिकॉज इसका लेंथ के साथ रिलेशन जो आया है वो है इनवर्स। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ई-कैट में किस टाइप का आया। ए व्हेन एफ इज परपेंडिकुलर टू डी, मेरे ख्याल से आगे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल है 90, तो वर्क का वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 0, देयर इज नो वर्क। 40 का करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। बहुत सारे स्टूडेंट ने जल्दी से इसका आंसर दिया था। डॉट प्रोडक्ट है, एज वी नो दैट ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा क्या है आपके पास? अगर आपके पास 90 डिग्री हो जाए तो वो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। एज यू नो दैट ए डॉट बी दैट इज ए कह दें, बी कह दें और कॉज ऑफ 90 कह दें, तो ही आपके पास किसके इक्वल आएगा? 0 के। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा 90। आगे, वेटलेसनेस मींस, ख्याल रखिएगा वेटलेसनेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बिल्कुल ही आपका वेट 0 हो गया। याद रखिएगा उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो एक्सेलरेशन एक्चुअली वो किसके बराबर आ जाता है? जी का। भाग के स्टूडेंट्स फौरन आंसर देने जाते हैं नेट फॉर 0, नेट फॉर 0। भाई वेटलेसनेस टर्मिनोलॉजी में नेट जो होता है ना वो mg के इक्वल होता है। आप कह रहे हैं वो 0 हो जाए, इसका मतलब g 0 हो जाए, तो फिर रह क्या गया?
सो दैट इज़ द रीज़न ये नेट फोर्स ज़ीरो ये वर्ड नहीं आता, mg आता है, तो इस वजह से क्या होगा, A इक्वल टू जी होगी, तभी ये टर्मिनोलॉजी वेटलेसनेस की बनेगी। तो इसका आंसर जो था अल्फा। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या आया जी। द स्पीड ऑफ चार्ज कैरीज इन अ करंट कंडक्टिंग वायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये क्वेश्चन ये पॉइंट नोट करने वाला है कि स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर्स है। We know that in a current carrying conductor the charge carriers यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव विद अ वेरी स्लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्चुअली यहाँ पे कंसेप्ट आया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जनरल जो ऑर्डर ले रहे होते हैं वो -4 है। तो इससे हमारे पास जो आंसर बनता है 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। हर सवाल जो है वो सॉल्व करने वाला नहीं होता, थोड़ा मेमोरी बेस्ड भी होता है, थोड़ा लॉजिकल बेस्ड भी होता है। और जिस तरह ये आया ये जनरली हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है वो हमें कम से कम याद ज़रूर है। तो -3 भी अगर कहें तो -3 भी -4 के नियरेस्ट है, बाकी तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे देखते हैं, अ कारपेट इज ड्रस्ड इन एयर टू रिमूव डस्ट है, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स विच लॉ, यानी कि कारपेट पे डस्ट है, मैं उसको झाड़ रहा हूँ और डस्ट निकल जाती है, तो बताइएगा ये किससे रिलेट करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यू नो दैट कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ज़रा गौर से देखिएगा। फर्स्ट लॉ क्या बनता है कि आपके पास अगर बॉडी रेस्ट पे है वो तब तक रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तब तक वो यूनिफॉर्म ही मूव करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो लिहाजा न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने कहा फोर्स को डिफाइन भी करता है। न्यूटन सेकंड लॉ तो खैर वो अलग डिफरेंट है ना, F इज इक्वल टू ma, फोर्स को मेजर करता है, क्वांटिटेटिव वो आपके पास वैल्यू है। और न्यूटन थर्ड लॉ की अगर मैं बात करूं तो वो होता है एक्शन और रिएक्शन की बात की जाती है। बहरहाल यहाँ पे बात की जा रही है, ज़रा समझिएगा, कारपेट इज इन टू एयर है टू रिमूव द डस्ट, हवा में रख दी, क्या कंडीशन हो रही है, तो इसके लिए जो एप्लीकेबल होगा वो फर्स्ट लॉ होगा। वजह डस्ट पार्टिकल स्टक है कारपेट के फाइबर के साथ, वो टच है यानी कि इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। They will be in the state of rest unless it is acted upon by the external force, जब तक कि बाहर की कोई फोर्स या कोई बाहर की एजेंसी नहीं आएगी तब तक वो रेस्ट पे रहेंगे। लेकिन जैसे वो निकलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, कहीं बाहर से कोई एजेंट यानी कि फोर्स आई है तो उसको उठा के एयर में यानी कि भगा दिया, बाहर निकाल दिया कारपेट के। तो इसका मतलब है ये प्रेफरेबली किस लॉ को ओबे कर रहा है, ये कंडीशन या ये लॉजिक जो है वो है फर्स्ट लॉ। तो आंसर भी यही था, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आगे देखते हैं, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम सडनली जीरो देन इट्स मोमेंटम विल बी, तो बता सकते हैं यू नो दैट कि मोमेंट फोर्स का फॉलो दैट इज चेंज इन मोमेंटम होता है। भाई अगर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व्ड हो जाए तो इसका चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा, तब फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, पूछा गया है मोमेंटम क्या होगा, दैट इज कंजर्व्ड यानी कि कांस्टेंट कह दें आप, ये जीरो तो एफ बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, विच वन रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग एसएचएम। तो इसमें देखिएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल की तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती है। तो एसएचएम को अगर हम देखें तो वो हमें पता है कि वो किस टाइप की प्रॉपर वेव को ओबे कर रहा होता है, वो आपको पता है, वो साइनोसॉइडल वेव को ओबे कर रहा होता है। ये आपके पास मीन पोजीशंस हैं जिसमें आप खुद कहते हैं कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी जी मैक्सिमम है, ओके फाइन। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम के ऊपर पोटेंशियल एनर्जीज क्या होती हैं जी, वो मैक्सिमम होती हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आ गई, पूरा एसएचएम की बात की गई है, तो कभी एक्सट्रीम पे कभी मीन पे, तो वेरिएशंस तो आएंगी काइनेटिक और पोटेंशियल में। तो ओवरऑल कहा यह गया है रिमेन्स कांस्टेंट कंजर्व्ड, तो वो फिर भाई एक ही होती है एंड दैट इज द टोटल एनर्जी। करेक्ट आंसर इज ए। आगे देखते हैं जी, वर्क डन बाय अप्लाइंग अ फोर्स 45 न्यूटन in covering the displacement of 30 meter when theta between F and D is 90। बात ही खत्म हो जाती है। वर्क में जब आपके पास कॉस में 90 अप्लाई करेंगे तो वर्क विल बी जीरो। सो करेक्ट आंसर इज बीटा, दैट इज 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी कैसा है, एग्जांपल ऑफ एन ओमिक रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली डायोड वर्ड की बात करूं तो सेमीकंडक्टर से बना होता है, फिलामेंट ऑफ टंगस्टन है, कार्बन है, तो बेस्ट इसका आंसर ओमिक टर्मिनोलॉजी के लिए वो प्योर मेटल जो बन रहा है दैट इज द कॉपर वायर आएगा। सो करेक्ट आंसर इज बीटा, कॉपर वायर। आगे देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स
कैन नॉट, वर्डिंग इज दैट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे कौन से प्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर तो है ना, एक्स के अलोंग होगा तो आई आएगा, वाई के अलोंग होगा तो जे आएगा, जी के अलोंग होगा तो के आएगा, वो हम ड्रॉ भी कर रहे होते हैं, तो ये तो फिजिबिलिटी इसकी बनती है। आंसर तो खैर ये नहीं हो सकता। पोजीशन वेक्टर का ऑलरेडी आप बताते हैं, ओरिजिन से आप ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास ए है, ये बी है, जब आप इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। ऑब्वियसली ग्राफिकली इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी अकॉर्डिंग आंसर नहीं है। रिजल्टेंट तो ऑब्वियसली क्या है कि अगर आपके पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर आपके पास ये है, तो यही इसका आप क्या करते हैं, रिजल्टेंट ड्रॉ, ये भी नहीं है, तो दैट इज ओनली अ नल वेक्टर। और नल वेक्टर की आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कोई ऐसा हम प्रेजेंट नहीं करते हैं और ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो दैट आंसर इज बी। आगे देखिए जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, बिल्कुल वही उसी टाइप की नेचर का रिपीट कह दें आप, या थोड़ी सी इसकी सेंस चेंज करके बात वही पूछी गई है। तो न्यूटन सेकंड है, एज यू नो दैट, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन को।